हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के बारे में पॉलिटिकल साइंस का हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। दिस इज अवर चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में था, भारत के संविधान के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया था। और जो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा था कि किस तरीके से जो हमारी संविधान सभा है उसका गठन हुआ था, उसमें कितने सदस्य थे और किस तरीके से जब हमारा संविधान जो है, दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वहां पर कि जो हमारा 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर क्या हुआ था, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था, इसे हमने अपना लिया था। ठीक है, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान जो है वो लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा जो हमारी संविधान सभा में आफ्टर पार्टीशन देयर इज ओनली 299 मेंबर। ठीक है, जब भारत का विभाजन हो गया था 3 जून 1947 को जो प्लान आया था, उस प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया का यहाँ पर पार्टीशन हो गया था, विभाजन हो गया था। तो उसके बाद जब हम यहाँ पर बात करेंगे 299 जो यहाँ पर सदस्य थे, पहले थे 385 मेंबर्स। टोटल कितने मेंबर्स थे? These are the 385 members. लेकिन आफ्टर दैट 385 आफ्टर दैट द पार्टीशन देयर ओनली लेफ्ट 299 मेंबर्स। फिर उसके बाद जो इसके सिग्नेचर हुए थे 24 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इसके जो प्रमुख इसके जो सदस्य मेंबर थे, किसके जो हमारी संविधान सभा की मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन सदस्यों के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे। तो मात्र केवल यहाँ पर 284 सदस्यों के जो थे वो हस्ताक्षर हुए थे उस समय में। ठीक है, फिर आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारा संविधान जो हमारी संविधान की जो सभा बनाई गई थी उसकी कार्यविधि क्या थी, उसने किस तरीके से फंक्शंस मींस आप किए थे। ठीक है, उसका जो प्रोसीजर था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टुडे आवर टॉपिक इज द प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर किसका कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने वर्क किया था, कौन से प्रोसीजर को उसने अपनाया था। देखिए बच्चे, आप जानते हैं जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें बहुत सारे सदस्य थे। जो बहुत सारे सदस्य थे तो अलग अलग कम्युनिटी से उठकर आए थे। लाइक एज मीन्स कोई शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनका प्रतिनिधि था, उनका रिप्रेजेंटेटिव था, कोई हिंदू का था, कोई मुस्लिम का था। मीन्स अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अलग अलग सेक्शंस में हमारा समाज जो है वो विभाजित है, उनके अकॉर्डिंग उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो जो अपने रिप्रेजेंटेटिव वो बेशक से उनके थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि किसी एक समुदाय को जो है या किसी एक समुदाय के हित के लिए यहाँ पर स्पेशली वर्क किया गया था। जो यहाँ पर काम किया गया था वो काम इस तरीके से किया गया था कि पूरे जो हमारा देश है, हमारे देश की जो आम जनता है उसको दिमाग में रखकर काम किया गया था, तो कि वो सभी के हमारे राष्ट्र के हित के लिए, हमारे राष्ट्र के भले के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से जब हम बात करते हैं, जो मेनली इस तरीके की जो हमारे संविधान सभा में डाइवर्सिटी थी, विभिन्नताएं थी, लोगों के अलग अलग विचार थे, मतभेद भी जो है वो काफी बार होते रहते थे चीजों को लेकर। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वैश्विक मत अधिकार जो था, सिर्फ उसको छोड़कर हर चीज पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक अच्छी डिबेटिंग हुई थी। और डिबेटिंग के साथ साथ यहाँ पर क्या हुए थे, काफी वाद विवाद हुए थे, डिसएग्रीमेंट भी हुए थे। लेकिन यहाँ पर डिबेटिंग हुई थी वैश्विक मत अधिकार को लेकर, लेकिन सभी ने जो है वो इसे पूर्णतः सहमत होकर बिना किसी डिसएग्रीमेंट के, बिना किसी वाद विवाद के इस चीज को यहाँ पर अपना लिया था। सबकी विचारधाराएं जो हमारे देश के लिए जब जो हमारे रूल रेगुलेशन बन रहे थे, तो यहाँ पर सभी की विचारधाराएं जो थी वो एक दूसरे से विभिन्न थी। इसके लिए इस चीज को जो ये डिस्प्यूट्स हो रहे थे, ये जो मतभेद हो रहे थे, इन चीजों
चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, कुछ कमेटी जो थी उनका निर्माण किया गया था। तो जिन कमेटियों के अलग अलग प्रमुख होते थे उनके जो हेड थे वो बना दिए जाते थे। जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड है वो किसके बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। हमारे देश की जो संविधान जो बना था उसका जो प्रारूप था वो किसने बनाकर तैयार किया था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाकर तैयार किया था। इसी तरीके से अलग अलग जो इसमें कमेटी बनाई गई थी, इनमें जो मेनली हमारे नेता होते थे वो मुख्यतः हमारे जो नेता होते थे उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड पर्सन की यदि मैं बात करती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आफ्टर दैट यदि मैं यहाँ पर बात करती हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्ट्रॉन्ग में इसलिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो इनको उपाधि दी गई थी वो भी यहाँ किस चीज की उपाधि दी गई थी, आयरन मैन ऑफ इंडिया की यहाँ पर उपाधि दी गई। देखिए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया इन्हें क्यों कहा जाता है और क्यों मैं इनको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो कंसीडर करती हूँ। और उसके बाद जो मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ, तो नेक्स्ट जो फोर्थ पर्सन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जो 4 पर्सन हमारे पास, मैक्सिमम जो हमारी जितनी भी कमेटियां बनती थी उन कमेटियों के जो अध्यक्ष होते थे वो हमारे इन्हीं 4 सदस्यों में से मैक्सिमम होते थे। तो देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो यू नो अबाउट दैट मीन्स कि ये जो हमारे देश के थे प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यदि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और जब आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो जो आप अपनी 6 to 10 की क्लासेस में करके आए हैं और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको ये चीजें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको आपकी कंट्री के 1951 से लेके टिल डेट तक के सभी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, सभी का आपको पता होना चाहिए। वैसे मैं एक लेक्चर मीन्स जो है वो इस चीज का भी लूंगी और आपको मैं डिटेल जो है वो नोट डाउन भी करवा दूंगी कि हमारे जो है अब तक किस ईयर में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बाकी आप जो आपकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसमें 1 by 1 एक मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में आप वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो काफी फैक्ट्स हैं वो आपकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का जो द्वितीय भाग है उसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है उसके अकॉर्डिंग भी जब आप पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ना ही शुरू कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देन हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द सेकंड पर्सन हमारे यहाँ पर कौन थे, मैंने जो सेकंड पर्सन का नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि मैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करती हूँ तो वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो ये हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर रहे हैं। हमारे देश के क्या थे, ये गृह मंत्री थे। जैसे आज के समय पे हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, अमित शाह हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो देखिए ये जो 4 व्यक्ति जो अलग अलग कमेटियों के अध्यक्ष होते थे, इन जब 4 व्यक्तियों की मैं बात करती हूँ तो इनकी जो विचारधाराएं थी वो भी एक दूसरे से अलग थी। ये भी एक दूसरे से विचारधाराओं में बिल्कुल ही भिन्न थे, या हम ये कह सकते हैं एक तरीके से ये बिल्कुल विपरीत थे। विपरीत होने के बावजूद यहाँ यदि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करती हूँ तो उन्होंने मतलब जो दलित वर्ग था, जो शेड्यूल कास्ट होती हैं, उनको लेकर
रिप्रेजेंटेशन जो थी वो यहाँ पर दी थी, और उनके जो बार बार विचार होते थे वो, उनकी जो थॉट्स होती थी वो इनसे रिलेटेड होती थी कि मीन्स जो जवाहरलाल नेहरू हैं और जो महात्मा गांधी हैं, या आप एक तरीके से जो ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस है वो दलितों की क्या कर रही है, अवहेलना कर रही है। ये जो थे उनकी एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये उनकी अवहेलना के बारे में बोलते रहते थे, बताते थे इस चीज के बारे में। तो इनकी थॉट एक दूसरे से भिन्न थी, अलग थी। इन सभी विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है, इतना विचार विमर्श करके, इतनी डिबेटिंग होके, ठीक है, इतने मतभेद होने के बावजूद हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ, और उसको बनने में कुल 2 साल 18 महीने 11 दिन में हमारा संविधान जो बनकर तैयार हुआ वो 26 जनवरी 1950 से भारत में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो आप यहाँ से नोट करना चाहते हैं वो आप सारी चीजें नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो नोट कर लीजिए बच्चे। चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक हम 2 टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ से रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। ठीक है, देखिए जो आज हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है, केवल वो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक संविधान सभा जो हमारी है वो अकेले अपने दम पर संविधान का निर्माण कभी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनके विचारों में इतना मतभेद था, ऊपर से उनमें इतनी विभिन्नताएं थी। उन विभिन्नताओं के कारण जो हमारा संविधान है उसका बनना जो था वो काफी हद तक मुश्किल ही था और नामुमकिन हम ये कह सकते हैं। तो जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट में ये चीजें पहले से ही डिसाइड की जा चुकी थी कि जो हमारा संविधान है यदि वो बनेगा तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि हमारी सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए, उसमें राजतंत्र होना चाहिए, मीन्स डेमोक्रेटिक होना चाहिए, या किस तरीके का होना चाहिए, लोगों का शासन होना चाहिए, वहां पर कौन कौन सी असमानताओं को हमें दूर करना है। जो हमारे सोसाइटी में इनइक्वलिटी इतनी ज्यादा है, तो ऐसी कौन सी असमानताएं हैं जिनको यहाँ पर दूर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी संरचना कैसे होगी, उसका प्रारूप कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है वो उसमें डिस्कस की गई थी। और इन सभी चीजों को वहां से उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। दूसरी बात ये कि जब आप 1946 का उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आप उसके बारे में देखेंगे तो जो एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो है वो उसके अंदर आपको मिलेगी। आपके एनसीईआरटी बुक में भी जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसको इन डिटेल आपकी बुक में दिया गया है, आप वहां से उसको रीड कर सकते हैं, जिसमें हमारा देश जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए, और हम कौन से धर्म को अपनाते हैं। मीन्स इंडिया एज ए सेक्युलर कंट्री, भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि किसी के साथ भी किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। और इन्हीं सभी असमानताओं को दूर करने के लिए किस किस तरीके को अपनाया जाएगा, ये सारा का सारा जो है हमें राष्ट्रीय आंदोलन से एक धरोहर के रूप में, या हम इसे विरासत के रूप में, इनहेरिटेंस के रूप में हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प मिली वो कहाँ से मिली, राष्ट्रीय आंदोलन से भी हेल्प मिली। फिर उसके बाद सेकेंडली हम जो सेकेंड टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकेंड टॉपिक हमारा यहाँ किससे रिलेटेड है, इट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, या हम इसे क्या कहेंगे, संस्थागत व्यवस्थाएं जो हमने की, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए जब हमारा संविधान बन रहा था तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है वो किस तरीके से वर्क करेगा। सिस्टम में हमारी 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग है। तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको हम अपने अलग अलग चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपने जितना 10th क्लास तक सुना है उतना ही आप इसके बारे में सोच सकते हैं, उससे आगे आपको यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इन डिटेल हम इनको मीन्स जैसे लेजिस्लेचर के ऊपर, इंडियन लेजिस्लेचर के ऊपर एक अलग से आप चैप्टर रीड करेंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव पे, फिर जुडिशरी पे, तो इन डिटेल हम स्टडी करने वाले हैं। इसलिए सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ यहाँ पर
कि ये जो हमारी 3 संस्थाएं थी ये किस तरीके से वर्क करेंगी, किसका क्या वर्क होगा और कैसे मतलब जो इनका वर्क है, जो इनका कार्य है वो फेयर रहे, संतुलित रहे, इनका आपस में जो है वो एक अच्छा संतुलन बना रहे, उसको मैनेज करना किस तरीके से है, ये सारी चीजें जो है वो सभी की सभी प्री डिसाइडेड थी। पहले ही इन चीजों का निर्धारण कर लिया गया था और इनका निर्धारण करने के लिए खूब अच्छा विचार विमर्श किया गया है, खूब डिबेटिंग हुई है, उसके बाद ही ये चीज जो है वो फाइनल की गई है। फिर उसके बाद यदि मैं भारत की बात करती हूँ तो आज के समय पे आपको पता है कि जब हमारे देश में कभी भी इमरजेंसी की बात आती है, आपातकालीन की सिचुएशन होती है, तो उस समय पे जो हमारा सेंटर है, जो हमारा केंद्र है, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ठीक है, किसका ज्यादा प्रभुत्व होता है, यहाँ पर केंद्र सरकार का ज्यादा प्रभुत्व होता है जब भी कभी आपातकालीन की स्थिति होती है। जैसे कि आज आप सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर हरियाणा में यदि कांग्रेस पार्टी है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी का यदि यहाँ पर सीएम बना हुआ है और ऐसी स्थिति में जब सेंटर पे मीन्स बीजेपी है और इन केस ऑफ यदि कोई स्थिति यहाँ पर बिगड़ जाती है और इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी भी 3 तरीके की होती है। एक राष्ट्रीय इमरजेंसी होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगती है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इमरजेंसी वैसे इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जब मैं बात कर रही हूँ केंद्र और राज्य की, कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियां हैं वो किस तरीके से विभाजित की जाएंगी, ये डिस्कशन जो है वो भी यहाँ पर हुआ था। तो मैं इमरजेंसी का भी आपको क्लियर कर देती हूँ। जो आर्टिकल नंबर 352 है, आर्टिकल नंबर 350 को, आर्टिकल को हिंदी में बोला जाता है अनुच्छेद। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लगती है भाई नेशनल इमरजेंसी। हिंदी में हम इसे बोलेंगे राष्ट्रीय आपातकालीन। ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करें। आर्टिकल नंबर 356 जिसे आप प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, क्या कहेंगे हम इसे, राष्ट्रपति शासन। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट आर्टिकल नंबर 360। दिस इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए इन इमरजेंसी को, इसको मतलब जो वित्तीय आपातकालीन, इनका जो मेन है, इनका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। बाकी जो हमारी कॉम्पिटिटिव क्लास होगी उसमें मैं इनको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि भारत में कब किस समय पे कौन कौन सी इमरजेंसी लगी है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले 352 आर्टिकल की। जब मैं 352 आर्टिकल की बात करती हूँ तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकालीन की जब घोषणा होती है, इसके रीजन हो सकते हैं लाइक किसी दूसरी कंट्री ने हमारी कंट्री पे अटैक कर दिया है और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो काफी ज्यादा हो गया है, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकालीन है वो लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे इट्स ये जो है ये राज्य पर लगती है, किसी एक राज्य पर या 2 राज्य पर भी, 2 या 2 से अधिक राज्य पर भी लगाई जा सकती है। इसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं हरियाणा की जो स्थिति है बाई चांस किसी सिचुएशन में खराब हो जाती है, लाइक जिस समय पे यहाँ पर जाट आरक्षण हुआ था, तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस काफी हो गया था, राज्य की व्यवस्था जो है वो खराब हो गई थी, और ऐसी स्थिति में जो हमारा सेंटर है वो क्या कर सकता है, यहाँ पर इमरजेंसी लगा सकता है। ठीक है, यही वो इमरजेंसी होती है जो राज्य की स्थिति खराब होने पर लगाई जाती है। ठीक है, इसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। राष्ट्रपति शासन हम ये कह देते हैं कि इस राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो गया है। ये हमारे देश में काफी टाइम अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर लगाई गई है, और इस स्थिति में क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होता है उसका प्रभुत्व हो जाता है, राज्य सरकार गिरती नहीं है, लेकिन जो वर्क होता है ऑफिशियली वो किसके हैंड में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में चला जाता है।
After that we talk about the next emergency. This is according to article means 360 article 360 अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पर वित्तीय आपातकालीन की बात की गई है। और ये फाइनेंशियल मीन्स जब हमारी इकोनॉमी काफी नीचे चली जाएगी तो उस स्थिति में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकालीन लगाई जाता है। और ऐसी स्थिति जो है वो भारत में आज तक मतलब नहीं हुई है, इसलिए जो एक ये इमरजेंसी है जो भारत में आज तक एक बार भी नहीं लगी है। ठीक है, तो इन चीजों का कि सेंटर के पास मतलब कितनी पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास कितनी पावर होनी चाहिए, इन दोनों में से डोमिनेंट कौन है, ठीक है, किसकी कहाँ पर कितनी मतलब शक्तियां होंगी या शक्तियों का बंटवारा जो है वो किस आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वही मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का निर्माण करते वक्त ये सारी चीजें की गई थी। फिर उसके बाद जो हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वैसे तो यहाँ पर स्टेट और सेंटर की पावर जो है वो इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर हम हमारे देश का जो सिस्टम है वो कैसा है, हमारे देश का क्वासी फेडरल है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है वो कैसा है, क्वासी फेडरल है। इसको हम बोलते हैं अर्ध संघात्मक। देखिए इसे क्वासी का अर्थ क्या होता है, आधा। अर्ध संघात्मक क्यों कहा गया है, क्योंकि यदि फेडरल सिस्टम हम इसे जब कहते हैं, जब हमारा मीन्स डोमिनेंट होता ओनली सेंटर, ठीक है, स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, पावर नहीं होती, तो हमारा जो सिस्टम होता वो कैसा होता, फेडरल सिस्टम को हमने यहाँ पर अपना रखा है, ये चीज हम कह सकते थे। लेकिन आज के समय पे यदि हम बात करें तो जब इमरजेंसी लगती है तो सेंटर डोमिनेंट होता है, अदरवाइज स्टेट की जो है वो इंडिविजुअल पावर है। ठीक है, हमने यहाँ पर पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, विकेंद्रीकरण कर रखा है, हमने अपनी पावर को बिल्कुल निचले स्तर तक डिवाइड कर रखा है। जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होती है और जिला स्तर पर हम क्या कहेंगे, जिला परिषद होती है, और राज्य स्तर पर राज्य सरकार अलग होती है, और पूरे देश को ऑपरेट करने के लिए जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है वो हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सारी चीजें थी वो हमने अलग अलग डिफाइन कर रखी थी कि क्या हमारे यहाँ पर किस तरीके से कार्य होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, हमारे जो मतलब नेता थे, जो हमारे सदस्य थे संविधान सभा, जिन्होंने हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया है, उन सदस्यों की यदि हम बात करें तो वो जो हमारे सदस्य थे 1% में हेजिटेट नहीं थे किसी दूसरे राष्ट्र की मदद लेने के लिए। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल, अलग अलग अनुच्छेद उठाए गए हैं, वो अनुच्छेद जो हैं वो हमने अन्य राष्ट्रों की जो वहाँ की सरकार है उसकी सरकार के अकॉर्डिंग वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं, उन प्रोविजंस को वहां पर देखकर उनके संविधान को नोटिस करके और वहां से वो पॉइंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उठा लिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटे देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो राइट आउट करेंगे। ठीक है।